सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे सियासी चौक में नेपाल की। देखा जाए तो नेपाल के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त अशांति का माहौल है। इस वक्त मैं बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर मौजूद हूं और तमाम जो नेपाली नागरिक हैं इस वक्त मेरे साथ इस खास शो में जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हालात को लेकर वे क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नीरज भंडारी। नीरज भंडारी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपालगंज। अच्छा, नेपालगंज के रहने वाले हैं। आप वापस जा रहे हैं नेपाल? वापस जा रहे हैं। आप खबरें देखे होंगे, तमाम खबरों को आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी की गई। क्या सोचते हैं इस माहौल को लेकर? क्या सोचे अभी, क्या हो गया एक ही दिन में। हम लोग तो दवा करने गए थे, वहीं देखा ऐसा हो गया सर। जो माहौल इस वक्त नेपाल में बना है उसको लेकर क्या चल रहा है मन में? अब ऐसा हो गया है ना, हम तो अब दवा कराने के लिए इंडिया गए थे और यहाँ माहौल ऐसा हो गया। ये सब युवा ने किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सबने आवाज़ उठाया है और देश में भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। अभी युवा लोग बोल रहे हैं कि अब देश में ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया है देश के अच्छे के लिए किया है, लेकिन सरकार ने भी सोशल मीडिया लोग सब बंद कर दिया। इसके विरुद्ध में भी और गुस्सा आ गया और ये सब हो गया। लेकिन संपत्ति तो हमारी सबकी है ना, सबकी है, वो सरकारी संपत्ति सभी के, लेकिन आगजनी हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसमें हमका भी दुख लगा है। अभी क्या हुआ हमका पता नहीं है। इस आंदोलन के बाद अब नेपाल में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो कम होगा? कम तो होगा। अब युवा लोग आए आगे, युवा लोग प्रधानमंत्री बने है ना, देश के राष्ट्रपति युवा लोग बने, तो युवा लोग तो कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे, हमें आशा है। लोगों में अचानक से इतना गुस्सा क्यों भर गया? अचानक से आए, मीडिया सब सोशल मीडिया बंद किया, इसलिए अचानक से वो गुस्सा आ गया। अब भ्रष्टाचारी के लेके इधर तो वही तो है। ठीक है, हम लोगों को भी पता है कि नेपाल में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही वजह मानती हैं कि सोशल मीडिया नहीं देखने पाए हैं वहाँ? अच्छा। सब इस तो बढ़ कर वहाँ लखनऊ में इलाज करा रहे थे। हमारा तो यूट्यूब भी नहीं होता, मोबाइल से मीडिया में तो खबर आप देख ही रही होंगी। खबर हम खाली हॉस्पिटल में खबर देखें, इसलिए मालूम पड़ा। जो हालात बने हुए हैं नेपाल में, चूंकि आप लोग अभी इंडिया से वापस जा रहे हैं नेपाल इलाज कराने के लिए, मेरे ख्याल से एक ही परिवार के आप लोग हैं। हालांकि सुबह से तमाम नेपाली नागरिकों से हम लोगों की बातचीत हुई, सबने कहा कि जो कुछ भी हुआ, खासतौर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, अच्छा हुआ। तमाम नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आगजनी जो हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जनता का प्रॉपर्टी था, जनता का प्रॉपर्टी जला दिया। जैसे कि प्रशासन कार्यालय हुआ, उसमें कितने आदमी का कागज पत्र था। जैसे नगर पालिका जला दिया, उसमें कितने आदमी का कागज पत्र था। और उसके बाद अदालत जला दिया, जेल तोड़ के भाग गए, मालपोत कार्यालय तोड़ दिया, अदालत तोड़ दिया, जला दिया सब। ये गलत हरकत है। एक यूथ के नाते आप क्या सोचते हैं इस पूरे मूवमेंट को लेकर, और आपको क्या लगता है कि इससे क्या कुछ बदलने वाला है नेपाल में? ये अब हमारे देश में ऐसा सिचुएशन आज आ गया है कि कुछ चेंज तो होना ही था। ये चाहे देर में हो या कुछ महीने के बाद हो, या आने तो वाला ही था। ये सिचुएशन आने वाला ही था। अब जो सिचुएशन आया है, मुझे तो लगता है कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आएगा तो फिर बाद में भी ऐसा ही सिचुएशन होगा। बस यही है। लेकिन भरोसा है आपको कि चेंजेस होगा? कुछ चेंजेस होगा, जैसे क्योंकि युवा लोग अब सामने आ रहे हैं, उनको चांस भी मिलना चाहिए। और बाद में गलत होगा तो हम भी आएंगे मैदान में। यही है। आप युवा हैं, उस देश के फ्यूचर हैं। एक चीज़ मीडिया में बहुत चल रही है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में, कि ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ या जो आगजनी हुई, इसमें किसी दूसरे देश का हाथ है। किसी देश ने लोगों को भड़काने का काम किया, सरकार को अस्थिर करने का काम किया। इसको लेकर क्या सोचते हैं एक नेपाली होने के नाते? एग्जैक्टली इसमें तो दूसरा देश का हाथ है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर जो आगजनी हुई है मुझे लगता है कोई जो जेनजेड का कर रहे थे, ये जेनजेड ग्रुप ने कर रहे थे, मुझे लगता है कोई थर्ड ग्रुप भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि उनको ग्रुप को बदनाम करने के लिए कुछ लोग तो थर्ड पार्टी लोग इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जिस बॉर्डर के उस तरफ, चूँकि कल रिपोर्ट आई कि तमाम ऐसी ट्रकें थी जो खड़ी थी माल लेकर, उन ट्रकों को भी लूट लिया गया। हाँ, हुआ है। नेपाल भर ये लूट का भी क्रम जारी हो रहा है, इसलिए थर्ड लोग तो इसमें शामिल ही है, श्योर। जब यहाँ पर हिंसा हो रही थी आप थे वहाँ? हाँ जी, मैं था।
क्या हुआ था उस वक्त? वहाँ पे यहाँ युवा लोग जो है ना, यहाँ पे जो कल 2 लड़के मर गए थे। अच्छा गोलीबारी में? हाँ, गोलीबारी में कल मर गए थे वहाँ पे। तो 2 मरे थे। तो हम लोग वहीं पे दंगे में थे। हम लोग जितना भी हुआ, युवा लोग थे, जितने विद्यार्थी लोग थे, सब वहीं पे थे। तो इसलिए वो मतलब जो यहाँ का सरकार है ना, वो जनता को लूट के खाता है। अभी जो आने वाले हैं, अभी के जो मंत्री लोग, वो अभी देश को चलाएंगे अच्छे से। युवा लोग है वो लोग। अच्छा, आपको लगता है कि जो जिन लोगों ने आंदोलन किया वो अब देश को सही दिशा में लेके जा रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ के हैं? नेपालगंज के। क्या नाम है आपका? मनीष वर्मा। मनीष, ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, इसमें युवाओं का एक बड़ा रोल नज़र आ रहा है। हालांकि आगजनी भी हुई, हिंसा भी हुई, और चूंकि नेपाली नागरिकों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट सही है लेकिन आगजनी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? एक हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट को मतलब लिया है तो मतलब एक हिसाब से अपना रैली कीजिए, पर ये जो सार्वजनिक संपत्ति जला रहे हैं ये सब गलत है। अच्छा, ये बताइए मनीष कि आपको क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो आंदोलन हुआ है, उससे क्या कुछ बदलने वाला है नेपाल में आने वाले समय में? शायद अब नया सरकार मतलब आज चीज़ को हटाने के लिए, करप्शन फ्री करने के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, आपको लगता है करप्शन इससे अब खत्म होगा? शायद लगता है। जिस हालात से इस वक्त नेपाल गुजर रहा है, हालांकि नेपाली नागरिकों का पूरा सपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से कल हिंसा हुई, आगजनी की गई, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया, आपको नहीं लगता कि वो संपत्ति नेपाली जनता की है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करें सर, जब वहाँ के जब सरकार ने ऐसा किया सर, युवाओं लोग को मारा, तो हम लोग क्या करते सर? अच्छा, कितने लोगों को गोली लगी थी कल नेपाल में? क्या कहते कि 19 लोग को मारा गया सर। वो जो दिखा रहे हैं सर, लेकिन जो नहीं दिखा रहे हैं सर, आपको पता है सब कुछ, कहीं सरकार भ्रष्ट है, करप्शन इतना ज़्यादा है कि ये संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, ज़्यादा है सर। लगभग 50 से 60 तक होगा सर संख्या। मतलब 50 से ज़्यादा लोग? हाँ, ज़्यादा लोग मरे हैं। युवा हैं? हाँ जी सर, युवा हैं सबसे ज़्यादा सर उसमें। क्या वजह क्या मानते हैं कि आखिर ये, और क्या कहते हैं, सरकार का दमन सर। अच्छा, मतलब सरकार दमन पर उतर आई थी? हाँ, दमन पर उतर आई थी, और करप्शन भी है सर मुद्दा, और सोशल मीडिया बैन कर दिया था सर नेपाल में, इसलिए सर। क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को लेकर, जो माहौल इस वक्त नेपाल में देखा जा रहा है? ये खास कारण है सर जी, हमारा जो भी सोशल मीडिया था ना, जब वो बैन हुआ, उसके बाद करप्शन, उसके बाद में क्या हुआ, उसे खोलो, उसको कहा गया नहीं खोले। जब मतलब हल्का यूथ जितने भी थे, 16 से ऊपर 28 से कम लोग गए, आंदोलन किया। बस सरकार ने एक गलती की, जो गोली चलाने के जो आदेश दे दिया ना, वो बहुत गलत किया। स्टूडेंट का गोली मार दिया, इतना सा बच्चा था, जब उसको गोली मार दिए तो उसके नेक्स्ट डे तब इतना बड़ा बवाल हुआ है। पूरा सरकारी कार्यालय जितना भी हो सब जल के राख हो गए हैं। इस टाइम पे आप जाएंगे नेपाली पुलिस कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ आर्मी। और नेपाली पुलिस अभी कहाँ पे है? सब हैं, लेकिन अपने क्षेत्र अंदर हैं, बाहर कोई नहीं है। सब गोली किसने चलाई थी, आर्मी ने या पुलिस ने? पुलिस ने। किसके ऑर्डर पर ये हुआ? ये हमारा प्रधानमंत्री केपी ओली ने सीडीओ को आदेश दिया, उसने फिर किसी को दिया, लेवल बाय लेवल जाके उस पर, उसके बाद में गोली चली हुई है। सबको उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट के बाद और जो भारी हिंसा हुई उसके बाद बहुत जल्द नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होगा, और लोगों को इस बात की उम्मीद है कि युवाओं की जो नई सरकार आएगी वो देश की तकदीर बदलने वाली है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे नेपाल हिंसा पर। क्यों हुआ, क्या कारण रहा, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करें। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आज इतना भयानक रूप ले लिया है? देखिए, आपको बता दें कि साफ तौर पर जो कारण दिख रहा है नेपाल में, जो पिछले 3 दिनों से ये आंदोलनकारियों के द्वारा जो बवाल मचाया जा रहा है, वो साफ कारण है कि वहाँ पे करप्शन, चूंकि वहाँ युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं था। उसके बाद जिस तरह से केपी ओली सरकार ने जिस तरह से सोशल मीडिया के 26 साइट्स को बैन कर दिया, उसके बाद जो जेएनजी के कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, वो आक्रोशित हो गए, क्योंकि उनके पास रोजगार तो था नहीं और सरकार करप्शन पे करप्शन करती जा रही थी। उसके बाद सोशल साइट्स के 26 साइट्स को उसको बंद कर दिया गया, जिससे जो युवाओं के अंदर आंदोलन हो गया। भारत भी नजर बनाए हुए है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उन पे पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, और यहाँ पर खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति नेपाल की अभी भी तनावपूर्ण है, और मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा नेपाल की स्थिति को सुधरने में। और इसको लेकर, चूंकि भारत पड़ोसी राष्ट्र है,
जिसको लेकर भारत सरकार की नजर भी बनी हुई है। और जिस तरह से जो नेपाल में कैदी जो जेल तोड़कर क्या भारत की तरफ सुरक्षित, चूंकि उनको लगता है कि भारत सुरक्षित रहे उनके लिए, वो तोड़ के आए, उसको लेकर भी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह से अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के हालात अभी काफी खराब है और भारत इस पर नजर बनाए रखी हुई है। देखिए, तोड़फोड़ की अगर बात करें तो इन्होंने शांतिपूर्ण जो तरीका था वो अपनाया था, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और जब उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, उसके बाद जीएनजी उग्र हुए। ये तो विद्यार्थी जो थे और यंग जनरेशन थी, ये काफ़ी सालों से इनके अंदर जो था एक सैलाब उमड़ रहा था, जिसको कह सकते हैं आप, क्योंकि नई जनरेशन को ज़्यादा भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये दोनों हो रहा था इनके साथ में। शिक्षा के नाम पे जीरो था, शिक्षा नहीं दी जा रही थी अच्छी तरह से, भ्रष्टाचार भी उतना ही हो गया हुआ था। अगर हम देखते हैं तो आप एयरपोर्ट पर चले जाइए तो 78 से 80% जो युवा हैं वो एसएलसी पास करने के बाद में विदेश का रुख करते हैं, इस करके कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे पा रही है उनको। और वहीं अगर आप पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं तो बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। यही पूछा जाए कि यहाँ पे कोई युवा नहीं नजर आता है, उनका कहना ये होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। और अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो अंतिम यात्रा जो हम लोग की होती है वो पूरी उन 4 कंधों पे नहीं हो पाती हैं जो युवा होते हैं। 17 सालों में 15 पीएम बदले गए, अभी के जो हालात हैं, क्या लगता है क्या कैसे स्थिति सामान्य होगी? देखिए, 2008 में जब राजतंत्र खत्म हुआ नेपाल में, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि जब लोकतंत्र आएगा तो उनका शासन होगा, उनका अपना शासन होगा, उनकी चुनी हुई सरकार काम करेगी। लेकिन जब लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में जब माओवाद की पहली सरकार आई, प्रचंड की पहली सरकार आई, और प्रचंड की सरकार आने के बाद लगातार प्रधानमंत्री बदलते गए, लेकिन एक चीज नहीं रुका, वह चीज थी भ्रष्टाचार। अभी भैया ने बहुत सही बात कही कि जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं होंगी। मैं इसमें तमाम लोगों की बात करना चाहूंगा, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो माओवादी पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, मतलब जिसकी भी सरकार रही, सब ने केवल और केवल अपनी रोटी सेकने का काम किया, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया। और सर, मैं आपको ये बताऊं कि एक समय ऐसा है इस समय नेपाल में कि निम्न और उच्च 2 ही वर्ग ही हैं। या तो कोई बहुत निम्न है या तो वो लोग बहुत उच्च हैं। कुछ लोग हैं जो एसी का मजा ले रहे हैं और कुछ लोग हैं जो झोपड़ी में अपने दिन काट रहे हैं। ऐसे में जब मध्यम वर्ग का न रहना, किसी भी देश में मध्यम वर्ग का न रहना एक नए हालात पैदा करता है, और उसी हालात का प्रकटीकरण का रूप है जेनजी। जेनजी कौन सा रूप है? जेनजी वह रूप है जो युवाओं का रूप है। वह युवा जो अपने रोजगार के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जनजीवन को ठीक करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो काम कहां पा रहे थे? भारत में। वो काम कहां पा रहे थे? चाइना में। वो काम कहां पा रहे थे? जापान में। वो काम कहां पा रहे थे? सऊदी में, यानी अन्य कंट्रीज में। नेपाल में वो काम नहीं पा रहे थे, अपने लोगों से वो दूर थे, इसलिए युवाओं ने ऐसा काम किया। जो इस समय मौजूदा समय का हालात है, कैसे सुधार हो पाएगा इन चीज़ों? देखिए, सुधार में समय लगेगा और नेपाल 10 साल पीछे चला गया है, क्योंकि हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो चीज़ें देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है, गांव पालिका के कार्यालयों को फूंका जा रहा है, भंसार कार्यालयों को फूंका जा रहा है, वहां पर लगे सीसीटीवी और बाकी जो भी सिस्टम सरकारी है उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसको सुधरने में समय लगेगा। अब भंसार कार्यालय को पूरी तरह से फूंक दिया गया, वहाँ के दस्तावेज जला दिए गए, वहाँ के कंप्यूटर को आग के हवाले कर दिया गया, तो भारतीय गाड़ियों को भंसार कैसे लेगा? तो इसमें नेपाल की जो स्थिति है सुधरने में काफी समय लगेगा। काठमांडू के मेयर है बालन शाह, अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या स्थितियां सब सामान्य हो जाएंगी? देखिए, एक चीज़ तो ये तय है कि अभी जो वर्तमान में हालात हैं नेपाल के, तो ये कहना जल्दीबाजी होगा कि केवल सत्ता पक्ष से जो है यहाँ का यूथ जो है नाराज़ था, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के भी घर जलाए गए, उनके परिवार वालों से भी बात किए गए। तो एक चीज़ ये तय है कि जो अभी वर्तमान के हालात हैं उससे यहाँ के युवा जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और यहाँ के जो नेपाल के युवा हैं उनकी जो डिमांड है कि किसी यूथ को कमान दिया जाए, नई चीज़ें हों, नई तकनीक लाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए और न कि किसी के आवाज़ को दबाया जाए। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात अभी भी यही कही जा रही है कि जो तोड़फोड़ हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, इसको अभी सुधरने में काफ़ी वक्त लगेगा। जो नेपाल के मेयर काठमांडू के बालन शाह हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना लोग देख रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन सब चीज़ों पर कब अंकुश लगेगा, कैसे स्थिति में सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। सोशल मीडिया पे बैन के बाद नेपाल में लगी आग और उसके बाद नेपाल देश को छोड़ के भागे वहां के नेता। इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ श्रावस्ती के
कुछ जानकार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन के बाद आग लगी उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि त्रिपाठी है और जहां आप खड़े हैं चिल्हरिया मोड़ है, जो कि ग्राम पंचायत गब्बापुर का एक मजरा है और ये बॉर्डर क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ के बाद फिर और आगे से नेपाल शुरू हो जाता है। वैसे जो अभी नेपाल में आग लगी है और जो वहाँ पे कर्फ्यू जारी हुआ है उसका हमारे यहाँ भारत में कोई ज़्यादा असर नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व तो है जो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए यहाँ पे, और हमारी सरकार बहुत सक्रिय है इस चीज़ों पे और बहुत गहरे तरीके से इस पे निगाह रख रही है। हालांकि जो अभी नेपाल से जो हमारे व्यापारिक जो कुछ है तो उस पर थोड़ा बहुत रोक लग सकती है और जो कर्फ्यू है उसका यहाँ पे कोई असर नहीं है। हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं बहुत सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की आबादी बढ़ रही है जो गैर हिंदू हैं, इस वजह से थोड़ा यहाँ डर का माहौल है, बस बाकी और कुछ समस्या नहीं है। श्रावस्ती में मैं इसमें मौजूद हूँ और ये बॉर्डर इलाका है। नेपाल में जो आग लगी है उसका श्रावस्ती में क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, नेपाल पड़ोसी राष्ट्र है और श्रावस्ती नेपाल से सटा हुआ जनपद है। यहाँ की 62 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है भारत नेपाल की। तो जाहिर सी बात है कि अगर सीमा के इस पार या उस पार कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर एक दूसरे पे पड़ेगा। हालांकि इसका दायरा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है या इतना बढ़ भी नहीं सकता है जितना कि काफ़ी लंबे क्षेत्र को प्रभावित करे, लेकिन ये है कि जो सीमावर्ती गांव है, जुड़े हुए गांव हैं, वहाँ पे इसका असर देखने को मिला है। जैसा कि अभी हम लोग नेपाल सीमावर्ती गांवों से होके आए हैं तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट हैं एसएसबी के, पुलिस के, वहाँ पे काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी सक्रियता देखने को मिली है। जो उनका चेकिंग अभियान था वो और तेज़ हो गया है, काम्बिंग हो रहा था वो और तेज़ हो गया है। हर आने जाने लोगों पे जो है कड़ी निगाह रखी जा रही है, गहन चेकिंग की जा रही है। पड़ोस में तनाव है, आगजनी हो रही है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका असर जो बिल्कुल सीमावर्ती गांव है, सीमा से जुड़े हुए हैं, वहाँ देखने को मिल रहा है। तो श्रावस्ती में ऐसी कोई घटना यहाँ कोई उसका असर देखने को मिला? नहीं, यहाँ जैसे हम लोग इस समय बॉर्डर से करीब 8-10 किलोमीटर अंदर हैं तो यहाँ पे तो नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो नेपाल सीमा से बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं। आपने देखा होगा श्रावस्ती में कई ऐसे गाँव हैं जो एक गाँव है उनका आधा हिस्सा नेपाल में पड़ रहा है, आधा श्रावस्ती में पड़ रहा है। गांव के बीचों बीच से नो मैंस लैंड है। तो ऐसे गांवों की हम बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ गांव ऐसे भी हैं जो आपसी भाईचारा का सौहार्द भी दिखाई दिए हैं। वहाँ पे भले जो है आधा गांव नेपाल में है, आधा भारत में है, वो दोनों लोग आपस में सामंजस्य बना करके एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का जो है सहयोग कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन जो हमारे जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सेना के जवान हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। हमारा जो बॉर्डर है श्रावस्ती का नेपाल का, ये जान लीजिए ये श्रावस्ती है, ये नेपाल है, अगल बगल है। आना जाना अगर के बच्चों को पढ़ना होता है तो नेपाल से श्रावस्ती चले जाते हैं, श्रावस्ती से नेपाल चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की एसएसबी पुलिस फोर्स लगाई गई है, कोई ऐसी घटना ना होने पाए, इसीलिए दिन रात चौकसी बरत रहे हैं। बहराइच बॉर्डर रुपैडी यहाँ पे छिटपुट घटनाएं हुई। नेपाल के लोग भारत में आके आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।